यूट्यूब के इस चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आज की क्लास मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 था। इसके लिए आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इतिहास से प्रश्न को उठा गया है तो ध्यान से सुनेंगे और अंत तक इस लाइव सेशन में बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीनतम वेद कौन सा है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो पहला ऑप्शन में है सामवेद, दूसरा में है यजुर्वेद, तीसरा में है अथर्ववेद और चौथा में है ऋग्वेद। तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, इस प्रश्न का आंसर देंगे। मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। तो चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करें। चलिए जल्दी से, कुछ व्यक्ति का कमेंट आ रहा है। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऋग्वेद, यानी सबसे प्राचीनतम वेद जो है सो ऋग्वेद है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न दूसरे नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? अष्टाध्यायी, ध्यान रखेंगे, अष्टाध्यायी एक पुस्तक है, उसका रचना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन में पाणिनि, दूसरा में पतंजलि, तीसरा में अश्वघोष और चौथा में शूद्रक। तो जल्दी से बताएं, इस प्रश्न का आंसर दें। काफ़ी अच्छा प्रश्नों का ये संग्रह है। अब अंत तक देखेंगे, लाइव देखेंगे, आपको इसमें 100 महत्वपूर्ण साइंस हिस्ट्री का प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। तो ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अष्टाध्यायी का जो लेखक है वो है पाणिनि। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न होगा तीसरे नंबर का प्रश्न, महाभारत के रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। महाभारत के रचनाकार कौन से हैं? पहला में है महर्षि वेदव्यास, दूसरा में पाणिनि, तीसरा में वाल्मीकि और चौथा में विश्वामित्र। तो जल्दी से कमेंट करें। काफ़ी अच्छा प्रश्नों का ये संग्रह है। ध्यान रखें कि ये आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। अंत तक लाइव देखेंगे। साथ ही अगर जिसको PDF लेना हो, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, तो ध्यान रहे। चलिए मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी महाभारत का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है तो महाभारत का रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। अगर वहीं पे अगर रामायण का रचनाकार बोलता तो वाल्मीकि जी होते। तो ध्यान रखेंगे, वाल्मीकि जी, यानी रामायण का बोलता तो वाल्मीकि जी होता। यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि महाभारत का रचनाकार कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा महर्षि वेदव्यास। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न चौथे नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। इतिहास का जनक कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। इतिहास का जनक कहलाता है, पहला ऑप्शन में है टोलेमी, दूसरा में प्लिनी, चौथा में हेरोडोटस और चौथा में है टेसीयस। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें, आपको 10 सेकेंड का समय मिलेगा। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। जो भी अभी तक विद्यार्थी लाइव नहीं है, कृपया लाइव आ जाएं। चूँकि आज की जो क्लास है उसमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। अंत तक देखेंगे लाइव और परखेंगे कि आपकी जो तैयारी है कितनी अच्छी है, किस तरह से आपको और तैयारी करने का ज़रूरत है, इससे आपको इस अंदाज़ा लगेगा। तो ध्यान दें, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा हेरोडोटस, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर तीसरा। ध्यान रखेंगे कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा 5वें नंबर का, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं। बुद्ध जो है सो के बारे में पूछा जा रहा है कि बुद्ध का जो शिक्षा है वो किस में मिलता है। तो पहला ऑप्शन में है सूत पिटक में, दूसरा में है दिव्यावदान में, तीसरा में है महावदान में, चौथा में है अशोक के अभिलेख में। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत बढ़िया। कुछ व्यक्ति का कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर पहला, यानी 5 का पहला सूत पिटक। जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि 5 का पहला होगा, उन सभी को मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर यानी सूत पिटक ही होगा। यानी बुद्ध की जो शिक्षाएं का जो बात हुआ है वो आपको सूत पिटक में बात किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न, छठे नंबर का प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पे? भक्ति का जो है सो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से ऑप्शन को पढ़ते हैं। महाभारत में, दूसरा में रामायण में, तीसरा में मद्भागवत गीता में और चौथा में है जातक में। तो जल्दी से बताएं। मैं बता दूं कि इस तरह का जो ऑनलाइन क्लास लाइव कराने का मकसद है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को रिवाइज करें। तो इसीलिए आप लोग कम से कम इस प्रश्नों को अंत तक देखेंगे
और कम ही समय में मैं इस 100 प्रश्नों को रिवाइज फटाफट करा दूंगा, तो ध्यान रहे। चलिए जल्दी से बताएं 6 नंबर का जो आंसर होगा। चलिए ध्यान दें, छठे प्रश्न। इन प्रश्नों का आंसर अभी तक आप लोगों ने जो भी कमेंट किए हैं अधिकतर का आंसर यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आ रहा है, जो कि सही आंसर है। तो ध्यान रखें कि सबसे पहले जो है सो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है सो श्रीमद् भागवत गीता में ही किया गया है। इस तरह से छठे नंबर का ऑप्शन का जो सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। अगला प्रश्न 7वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। 7वां प्रश्न में है, आर्यों के भारत आने के पूर्व यहाँ कौन सी जात, ध्यान से सुनेंगे, कौन सी आदि जाति निवास कर रही थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 7वां नंबर आप लोग अच्छा से देखेंगे। तो चलिए, पहला ऑप्शन में है मंगोलाइड, दूसरा में द्रविड़, तीसरा में ऑस्ट्रेलाइड, चौथा में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत बढ़िया, जल्दी फटाफट कमेंट करें। चूंकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को करना रहता है, इसीलिए मैं इस तरह का जो सेट है उसको लाया हूँ लाइव क्लास के माध्यम से आप लोग के समक्ष, ताकि आप लोग का जो तैयारी है उसको आप लोग निखार सके, अच्छा कर सकें। तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर दूसरा यानी द्रविड़। तो ध्यान रखें कि आर्यों के जो भारत आने के जो पूर्व यहाँ जो जाति थी वो द्रविड़ जाति जो है, मतलब द्रविड़ प्रकार का जाति जो है सो निवास कर रही थी। अगला प्रश्न 8वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। करें कि मनुष्य संबंधी प्रमाण सबसे पहले भारत के किस स्थान पर मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मनुष्य संबंधी प्रमाण सबसे पहले भारत के किस स्थान पर मिलता है। पहला ऑप्शन में है नीलगिरी में, दूसरा है नल्ला माला पहाड़ी में, तीसरा है शिवालिक में और चौथा में है नर्मदा घाटी में। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। फटाफट, कम समय में इसको अधिक से अधिक क्वेश्चन को करवाना है। तो इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी नर्मदा घाटी में, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आप लोग जिनको भी याद नहीं होगा कम से कम देखते रहेंगे। देखने से, बार बार देखने से ही आपको इस तरह का प्रश्न जो है सो याद हो सकता है। तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न 9वें नंबर का प्रश्न, मध्य पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। मध्य पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है। पहला ऑप्शन में है अंतरजी खेरा युग का, दूसरा में है भीमबेटका युग का, तीसरा में महिषदल युग का, चौथा में बारूदी युग का। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर दूसरा यानी भीमबेटका, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान रखेंगे, भीमबेटका जो है सो मध्य पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग का जो है सो मतलब अवशेष है। ठीक है, अगला प्रश्न होगा 10वें नंबर प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। कहा कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो, दूसरा में है हड़प्पा, तीसरा में है लोथल, चौथा में चनहुद्रो। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हड़प्पा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न था। ध्यान से सुनेंगे। हड़प्पा जो है सो सबसे पुराना शहर है जो कि भारत में खोजा गया शहर है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे पुराना खोजा गया शहर का नाम हड़प्पा है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 11वें नंबर का होगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। पहला ऑप्शन में है प्रागैतिहासिक युग, दूसरा में है ऐतिहासिक युग, तीसरा में है उत्तर ऐतिहासिक युग और चौथा में है आध ऐतिहासिक युग। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। देखते हैं कि इन प्रश्नों का आंसर किन किन का सही आ रहा है। जल्दी से फटाफट कमेंट करें, बहुत कम समय में करेंगे। जी बिल्कुल सही जवाब। जो भी बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए कृपया लाइव आ जाए और लाइक कर दें,
चूँकि आपको ये प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा प्रश्नों का ये संग्रह होगा, जिसमें आपको अधिक से अधिक प्रश्न करवाया जाएगा, यानी एक दिन में 100 प्रश्न करवाया जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे और अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी आदि ऐतिहासिक युग। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 12वें नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। चलिए 12वां प्रश्न, दमन पहुंचने वाला पुर्तगाली नाविक कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दमन पहुंचने वाला पुर्तगाली नाविक कौन था? पहला ऑप्शन में है कोलंबस, दूसरा में सेंट थॉमस, तीसरा में वास्को डी गामा, चौथा में डिएगो डी मेली। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। काफ़ी अच्छा प्रश्नों का ये संग्रह आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो अधिक से अधिक प्रश्नों जो सो आपके सामने रखा गया है। इस सेट में आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न रखा गया है। तो ध्यान से अंत तक इस प्रश्नों का लाइव का आनंद उठाएंगे। तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो है आपका यानी वास्को डी गामा। तो ध्यान रखेंगे कि दमन पहुंचने वाला पहला जो पुर्तगाली नाविक था वो उसका नाम था वास्को डी गामा। वैसे भी वास्को डी गामा पुर्तगाल का ही रहने वाला था। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न होगा 13 नंबर का। कह रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न। धर्म सुधार आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ? पहला ऑप्शन में चर्च और पोप के भ्रष्टाचार के विरुद्ध, दूसरा में राजा के आतंक के विरुद्ध, तीसरा में जमींदारों का आतंक के विरुद्ध, चौथा में सैनिकों के आतंक के विरुद्ध। तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी चर्च और पोप के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है सो आपको धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया गया था। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न होगा 14वें नंबर का प्रश्न, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पुनर्जागरण का शुरुआत किस देश में हुआ था? तो पहला ऑप्शन में इंग्लैंड, दूसरा में इटली, तीसरा में जर्मनी, चौथा में इटली और दूसरा में था आपको अमेरिका। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी इटली इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे, इटली इस प्रश्न का सही आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 15वें नंबर का प्रश्न। तो ध्यान से सुनेंगे। 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर पहला में है मार्टिन लूथर, दूसरा में वाल्तेयर, तीसरा में दांते, चौथा में होमर। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। जो भी आपके साथी अभी तक लाइव नहीं आ चुके हैं कृपया उस सभी को बुला लें। चूंकि लाइव का शुरुआत हो चुका है, आपको अभी तक 15 प्रश्न बता दिया गया है। इनमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा लाइव सेशन होने वाला है। तो अंत तक बने रहेंगे। साथ ही जो लाइक का जो संख्या है बहुत कम दिख रहा है, आप लोग लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें। तो मैं बता दूं इस 15वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर पहला यानी सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ आपको मार्टिन लूथर किंग। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 16 नंबर का। तो ध्यान से सुनेंगे। मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? ध्यान से सुनेंगे। मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? पहला ऑप्शन में ब्रिटेन, दूसरा में जर्मनी, तीसरा में फ्रांस, चौथा में अमेरिका। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी जर्मनी का। तो ध्यान रखेंगे मार्टिन लूथर किंग जो है वो जर्मनी का निवासी था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 17वें नंबर का। तो ध्यान से सुनेंगे। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला? बहुत ही अच्छा प्रश्न। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला? ऑप्शन नंबर पहला में है 1776 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक, दूसरा में 1770 ईस्वी से
1880 ईस्वी तक, तीसरा में 1676 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक, और चौथा में 1776 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 1776 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक। तो ध्यान से सुनेंगे। अच्छा प्रश्नों का ये जो श्रृंखला है आपके सामने 100 प्रश्न प्रस्तुत किया गया है। तो सभी प्रश्नों को अंत तक देखेंगे और लाइव देखेंगे। आपके सामने मैं लाइव क्लास को उपस्थित किया हूं, तो अंत तक इस प्रश्न सेट को देखेंगे। इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न। अमेरिका की जो स्वतंत्रता है की जो है सो घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तो इस प्रश्न का आंसर करें जल्दी से। आप लोग कमेंट करें, ऑप्शन को पढ़ें और कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर पहला में है मार्टिन लूथर, दूसरा में है होमर, तीसरा में जेफरसन, चौथा में है दांते। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। 18वां नंबर का प्रश्न है। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी जेफरसन। तो ध्यान रखेंगे कि अमेरिका की जो स्वतंत्रता की जो घोषणा है वो घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 19वें नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? 1889, 1790, 1789 और लास्ट में है 1989। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे का कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर तीसरा उन सभी का सही है, क्योंकि 1789 में ही फ्रांस की जो राजक्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। अगला प्रश्न 20वें नंबर का, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? पहला में है ब्रिटेन, दूसरा में जर्मनी, तीसरा में फ्रांस, चौथा में पुर्तगाल। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए बहुत बढ़िया। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी ब्रिटेन। तो ध्यान रखेंगे कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 21वें नंबर का प्रश्न होगा, भौगोलिक खोजों का प्रारंभ किस देश ने किया? बहुत ही सुंदर प्रश्न। भौगोलिक खोजों का प्रारंभ किस देश ने किया? पहला ऑप्शन में है स्पेन, दूसरा में पुर्तगाल, तीसरा में हॉलैंड, चौथा में ब्रिटेन। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। काफी अच्छा प्रश्नों का ये श्रृंखला है। आपको इसमें 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ध्यान रहे कि अंत तक देखेंगे लाइव सेशन को। बहुत ही अच्छा प्रश्नों का ये जो श्रृंखला चल रहा है वो आप ही के लिए, आपके तैयारी के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए ये 100 प्रश्नों का श्रृंखला आपको शाम के 6 बजे देखने को मिलेगा। ये प्रत्येक दिन देखने को मिलेगा, समय से देखने को मिलेगा। तो अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी पुर्तगाल। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 22वें नंबर का, कह रहा है कि पूंजीवाद का उदय किस काल में हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न। पूंजीवाद का उदय किस काल में हुआ? पहला ऑप्शन में है आधुनिक काल, दूसरा ऑप्शन में है प्राचीन काल, तीसरा ऑप्शन में है मध्यकाल, चौथा ऑप्शन में है प्राग ऐतिहासिक काल। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। पूंजीवाद का उदय किस काल में हुआ है? बहुत ही सुंदर प्रश्न। पूंजीवाद का उदय किस काल में हुआ है? तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपको ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी मध्यकाल। तो ध्यान रखेंगे कि पूंजीवाद का जो उदय हुआ है वो मध्यकाल में हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 23वें नंबर का प्रश्न। तो ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही सुंदर प्रश्न है 23वां, यानी दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? पहला ऑप्शन में है अकबर, दूसरा में शेरशाह,
तीसरा में है टोडरमल, चौथा में है औरंगजेब। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, देखते हैं किन किन का सही आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भव्य प्रश्न है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से कमेंट करें। बहुत ही सुंदर जवाब। जिन जिनों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का प्रश्न सही है, यानी दीन ए इलाही जो है सो चलाया था वो अकबर के द्वारा ही चलाया गया था, जो कि काफी अच्छा प्रश्न था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 23 का हो गया पहला। अगला प्रश्न 24 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। चलिए 24वां प्रश्न करें कि ईसा छठी पूर्व सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी छठी ईसा पूर्व में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का जो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था था वो कहाँ पे था। तो पहला ऑप्शन में वैशाली, दूसरा में एथेंस, तीसरा में स्पार्टा, चौथा में पाटलिपुत्र। तो जल्दी से बताएंगे, यानी सबसे प्राचीन जो गणतंत्र है वो कहाँ की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शायद आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे, काफी अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल सही जवाब, जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं वैशाली, उन सभी का आंसर सही है, यानी छठी शताब्दी पूर्व में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो वैशाली में ही थी। अगला प्रश्न 25 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। गौतम बुद्ध का प्रवर्तक थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन में जैन धर्म के, दूसरा ऑप्शन में है भागवत धर्म के, तीसरा ऑप्शन में है बौद्ध धर्म के, चौथा में है हिंदू धर्म के। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर कि गौतम बुद्ध जो थे किस धर्म के प्रवर्तक थे, यानी किस धर्म के मानने वाले थे। जल्दी से कमेंट करें। चलिए, तो इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी बौद्ध धर्म के। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 26 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी। बहुत ही सुंदर प्रश्न। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी। पहला ऑप्शन में है बोधगया में, दूसरा में राजगिरी में, तीसरा में पाटलिपुत्र में और चौथा में वैशाली में। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे, आपको 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। चलिए, इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी राजगिरी। तो याद रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न 27 नंबर का। बौद्ध साहित्य लिखा गया है, यानी किस भाषा में लिखा गया है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। पहला ऑप्शन में है प्राकृत में, दूसरा में है पाली में, तीसरा में संस्कृत में, चौथा में है तमिल में। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। कुछ व्यक्ति का कमेंट आ रहा है। चलिए, इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बौद्ध साहित्य जो है सो पाली भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान रखेंगे, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न 28 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। कह कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ। पहला ऑप्शन में लुम्बिनी, दूसरा में पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन में है कुशीनारा या कुशीनगर, चौथा में है बोधगया। तो जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। अभी तक हम लोग 28वें नंबर के जो प्रश्न है उन पर पहुंच चुके हैं। जल्दी कमेंट करें, कम से कम समय में इस जो सेट है इसको समाप्त किया जाएगा, लाइव क्लास को समाप्त किया जाएगा। अभी भी मैं बता दूं कि इस प्रश्न पत्र में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो अंत तक आप लोग लाइव बने रहेंगे। कम से कम समय में इन प्रश्न पत्रों को समाप्त किया जाएगा। चलिए, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। तो ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर, यानी कुशीनगर बोलिए या कुशीनारा बोलिए, तो वहीं पे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनारा में हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 29 नंबर का होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। गौतम बुद्ध के पुत्र के नाम क्या था। पहला ऑप्शन में है शुद्धोधन,
दूसरा ऑप्शन में है राहुल, तीसरा ऑप्शन में है पुष्पकर्णी और चौथा ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। पहला ऑप्शन में शुद्धोधन, दूसरा ऑप्शन में राहुल, तीसरा में पुष्पकर्णी, चौथा में इनमें से कोई नहीं। चलिए इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी राहुल। तो ध्यान रखेंगे कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 30 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा निर्वाण प्राप्ति की घटनाएं एक खास दिन को ही घटी, वह खास दिन कौन सा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। पहला ऑप्शन में है रामनवमी के दिन, दूसरा में है बैसाखी के दिन, तीसरा में है होली के दिन और चौथा में है शरद पूर्णिमा के दिन। तो जल्दी से कमेंट करें। तो याद रहे कि आपका जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी शरद पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न होगा 31 नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला में है अरिस्टोनेमी, दूसरा में है ऋषभ देव, तीसरा में है वर्धमान महावीर, चौथा में है पारसनाथ। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। सभी भी प्रश्न है, एक पे एक अच्छा प्रश्न है। अंत तक लाइव बने रहेंगे। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद ये सब प्रश्न पत्र जो है सो तैयार होता है, इसीलिए अंत तक इस लाइव क्लास को, सेशन को उठा के आपको समक्ष लाया है। तो आप अंत तक देखेंगे और लाभ उठाएंगे। मेरा एक ही उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी जो भी लाइव के सेशन देख रहे हैं सभी विद्यार्थी पास हो, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। आपके जो तैयारी है उसको बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। तो ध्यान रहे, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यानी 31 का जो है सो दूसरा होगा यानी ऋषभ देव। तो ध्यान रखें, जैन धर्म का जो प्रवर्तक है वो ऋषभ देव है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर दूसरा हुआ। अगला प्रश्न 32 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान से सुनेंगे। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला में पाटलिपुत्र, दूसरा में मगध, तीसरा में वैशाली, चौथा में कौशाम्बी। जल्दी से कमेंट करें। चलिए इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी वैशाली। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्यान रखेंगे कि महावीर का जो जन्म हुआ था वो वैशाली जिला में हुआ था, वैशाली में हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 33 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पहला में अरिस्टोनेमी, दूसरा में पारसनाथ, तीसरा में अजितनाथ और चौथा में है ऋषभ देव। जल्दी से कमेंट करेंगे। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। चलिए इस प्रश्न का मैं बता दूं, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी ऋषभ देव, जो कि जैनियों का प्रथम तीर्थंकर था। ये प्रश्न पहले भी आया था, पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न होगा महावीर किस भाषा में शिक्षा देते थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न। महावीर किस भाषा में शिक्षा देते थे? पहला में मगधी, दूसरा में प्राकृतिक, तीसरा में है शून्य, चौथा में है अपभ्रंश। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। काफी मात्रा में कमेंट होना चाहिए। लाइक कीजिए, अभी तक आप लोग जो भी लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिए। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी प्राकृतिक। तो ध्यान रखेंगे कि महावीर जो थे वो प्राकृतिक भाषा में शिक्षा देते थे। अगला प्रश्न 35 नंबर का होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। चलिए 35वां प्रश्न कह रहा है कि 1739 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन में है अहमद शाह ने, दूसरा में है नादिर शाह, तीसरा में मोहम्मद गजनी, चौथा में मोहम्मद गौरी। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें।
चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी नादिर शाह। तो ध्यान रखेंगे कि नादिर शाह ने जो है सो 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न होगा 36 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। चलिए 36वां प्रश्न की ओर। इसमें दिया है औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान कौन था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 36 नंबर का। औरंगजेब के समय बंगाल का दीवान कौन था। तो ऑप्शन नंबर पहला में है अलवर्दी खां, दूसरा में है मुर्शिद कुली खां, तीसरा में फर्रुख सियर खां, चौथा में है बहादुर शाह। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। काफी अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 100 प्रश्न जो कि सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको अलग अलग से उसको इकट्ठा किया गया है। तो ध्यान रखें कि कौन ऐसा प्रश्न होगा जो आपके किस्मत को खोल सकते हैं। इसलिए अंत तक देखेंगे। ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन सा प्रश्न पूछेगा और कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता है। इसीलिए आप लोग प्रत्येक दिन लाइव 6 बजे चलता है, उसमें आकर के अपने के जो नॉलेज है उसको बढ़ाएं। तो 36 नंबर का ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर होगा यानी मुर्शिद कुली खां। तो ध्यान रखेंगे कि औरंगजेब के समय बंगाल का दीवान यानी मुर्शिद कुली खां था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 37 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना। अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना। पहला ऑप्शन में है 1740, दूसरा में है 1756, तीसरा में है 1840, चौथा में है 1750। जल्दी से कमेंट करें। चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ और मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा 1740। तो ध्यान रखेंगे कि अलवर्दी खां बंगाल का नवाब 1740 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न 38 नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का जो अनुमति है कब मिली। बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो पहला ऑप्शन में है 1630 ईस्वी में, दूसरा में 1740 ईस्वी में, तीसरा में 1650 ईस्वी में, चौथा में 1674 ईस्वी में। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए फटाफट कमेंट करें। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया लाइव आ जाए। अधिक से अधिक संख्या में लाइव देखें। अधिक से अधिक संख्या में जब आप लोग लाइव देखते हैं तो हमें भी काम करने की जो है सो इच्छा जागृत होती है। मन होता है कि आप लोग के जो मेहनत है उसको अंत तक कराएं, आप लोग के साथ अंत तक दें। तो चलिए इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 1650। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 1650 अंग्रेजों का बंगाल में व्यापार करने का जो अनुमति था वो 1650 में मिला। अगला प्रश्न 39 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। सिराज उदौला बंगाल का नवाब कब बना। बहुत ही अच्छा प्रश्न। चलिए पहला ऑप्शन में दिया है 1750 में, दूसरा में 1650 में, तीसरा में 1740 में और चौथा में 1756 ईस्वी में। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करेंगे। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपको ऑप्शन नंबर चौथा यानी 1756 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे कि सिराज उदौला बंगाल का नवाब 1756 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न 40 नंबर का प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे। 1757 ईस्वी में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। ध्यान से सुनेंगे। 1757 ईस्वी में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। पहला ऑप्शन में है बक्सर का लड़ाई, दूसरा में है प्लासी की लड़ाई, तीसरा में पानीपत की लड़ाई, चौथा में खानवा की लड़ाई। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा यानी प्लासी की लड़ाई। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 41 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। प्लासी की लड़ाई में कौन विजयी हुआ यानी किसका विजय हुआ। पहला ऑप्शन में रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा में है सिराजुद्दौला, तीसरा में अलवर्दी खां और चौथा में मुर्शिद कुली खां। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें।
चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी रॉबर्ट क्लाइव। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। रॉबर्ट क्लाइव का जो है सो विजय हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 42 नंबर का प्रश्न, सिराज उदौला के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? काफी अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन में है मीर कासिम को, दूसरा में है मीर मोहम्मद को, तीसरा में मीर जाफर को, चौथा में किसी को भी नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी मीर जाफर को। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 43 नंबर का, चलिए बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया? बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया? पहला ऑप्शन में हेस्टिंग्स, दूसरा में कॉर्नवालिस, तीसरा में सिराज, चौथा में है रॉबर्ट क्लाइव। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी रॉबर्ट क्लाइव। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 44 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है? द्वैध शासन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर पहला में दो आदमियों का शासन, दूसरा में दोहरी शासन, तीसरा में दो तरह का शासन, चौथा में दोबारा शासन। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी दोहरा शासन। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 45 नंबर का प्रश्न है, तो जल्दी से कमेंट करें। बक्सर की लड़ाई कब हुई? ये प्रश्न को तो आप लोग देखते देखते आंसर कर देंगे। बक्सर का लड़ाई कब हुई थी? जल्दी से करें कमेंट। पहला ऑप्शन में 1757 में, दूसरा में 1756 में, तीसरा में 1764 में, चौथा में 1864 में। जल्दी से कमेंट करें। चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 1764 ईस्वी। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न करें कि 1770 ईस्वी में बंगाल में कौन सी घटना घटित हुई थी? पहला ऑप्शन में भयंकर अकाल पड़ा था, दूसरा में भयंकर लड़ाई हुई थी, तीसरा में भयंकर भूकंप आया था, चौथा में बाढ़ आया था। तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि जो प्रश्न है इन प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी भयंकर अकाल हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 47 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान से सुनेंगे। सत्रह सौ 95 ईस्वी में मराठों ने किस पर आक्रमण किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। 1795 ईस्वी में मराठों ने किस पर आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन में निजाम पर, दूसरा में मुगलों पर, तीसरा में अंग्रेजों पर, चौथा में फ्रांसीसियों पर। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी निजाम पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 48 नंबर से, तो ध्यान रखें। चलिए 48वां प्रश्न, ईसाई मसीह का जन्म स्थल कहाँ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन में बेथलेहम में, दूसरा में है स्पेंटाइन में यानी सीरिया जगह है, तीसरा ऑप्शन में है हड़पी में, चौथा में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें फटाफट। ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ है? आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से कमेंट करें। आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलेगा। कम से कम समय में इस टेस्ट को जो है खत्म करना है। तो मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर पहला, यानी बेथलेहम। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 49वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। मगध पर शासन करने वाला प्राचीनतम ज्ञात राजवंश है। मगध पर शासन करने वाला प्राचीनतम ज्ञात राजवंश है। पहला में है हर्यक वंश, दूसरा में है मौर्य वंश,
तीसरा में है वृद्ध रथ, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी वृद्ध रथ। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 50वें नंबर का होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न, यानी कहाँ थी इसके बारे में पूछ रहा है कि बिंबिसार के समय मगध का राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर पहला में तक्षशिला, दूसरा में है पाटलिपुत्र, तीसरा में है राजगिरी, चौथा में है नालंदा। तो जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी राजगिरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 51 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। बिंबिसार का राजवैद्य कौन सा था। पहला में है चरक, दूसरा में धनवंतर, तीसरा में है जीवक, चौथा में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें। बिंबिसार का राजवैद्य कौन सा था। चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी जीवक। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 52 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। किस मगध शासक ने रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक नवीनतम हथियार का प्रयोग युद्ध में किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में पहला में है बिंबिसार, दूसरा में है अजातशत्रु, तीसरा में है जरासंध, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी अजातशत्रु। तो ध्यान रखेंगे, अजातशत्रु ने ही रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक नवीनतम हथियार का जो है प्रयोग युद्ध में किया था। अगला प्रश्न 53 नंबर का। किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। चलिए अब मैं बता दूं, आपका समय समाप्त हुआ और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी उदयन। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 54 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। कराकी सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन में है नंद वंश का, दूसरा में मौर्य वंश का, तीसरा में शुंग वंश का, चौथा में कण्व वंश का। तो जल्दी से फटाफट आंसर करें। जल्दी से कमेंट करें, कम से कम समय में कमेंट करें। बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करें। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी नंद वंश। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 55 नंबर का। भारत पर चढ़ाई करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था। भारत पर चढ़ाई करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था। जल्दी से कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन में है मध्य एशिया के शक, दूसरा में यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर, तीसरा में फारस का साइरस, चौथा में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी फारस का साइरस। अगला प्रश्न 56 नंबर का।
सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन में 258 ईसा पूर्व में, दूसरा में है 225 ईसा पूर्व में, तीसरा में 325 ईसा पूर्व में, चौथा में है 326 ईसा पूर्व में। जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए मैं बता दूं कि आपका समय समाप्त हुआ और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर जो है सो आक्रमण किया था। अगला प्रश्न 57 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने एवं आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने पर एवं आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए इसका ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन में दिया है झेलम, दूसरा में सिंधु, तीसरा में ब्यास, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ब्यास। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 58 नंबर से, तो ध्यान से सुनेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन में सर सैयद अहमद खान, दूसरा में मोहम्मद इकबाल, तीसरा में मोहम्मद अली, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी सर सैयद अहमद खान। बहुत ही अच्छा प्रश्न, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न होगा 59 नंबर का। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? पहला ऑप्शन में है बिरसा, दूसरा में कान्हू, तीसरा में तिलक मांझी, चौथा में सिंधु। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। बिल्कुल सभी सही जवाब जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं पहला ऑप्शन, उन सभी का आंसर सही है, चूंकि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी बिरसा। तो ध्यान रखेंगे कि बिरसा मुंडा ही मुंडा विद्रोह का नेता था। अगला प्रश्न 60 नंबर का। बहावी आंदोलन का संबंध था? पहला ऑप्शन में सैयद अहमद खान द्वारा चलाए गए धार्मिक आंदोलन, दूसरा में सैयद अहमद बरेलवी द्वारा चलाया गया धर्म सुधार आंदोलन, तीसरा में अली बंधुओं द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध में चलाया गया राजनीतिक आंदोलन, चौथा में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही आंसर होगा। तो ध्यान रखें इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न 61 नंबर का। चलिए कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर पहला में है रामदास, दूसरा में है गुरु नानक, तीसरा में राम सिंह, चौथा में है गुरु गोविंद सिंह। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी राम सिंह होगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 62 नंबर का। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला ऑप्शन में महात्मा गांधी, दूसरा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा में विनोबा भावे, चौथा में जयप्रकाश नारायण। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करेंगे कि ठीक है सर, इस तरह का वीडियो प्रत्येक दिन आप बनाएंगे, तो मैं इसको जो है सो काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे इसी के थ्रू जो है सो आपको लाइव क्लास पढ़ाऊंगा। तो ध्यान रखेंगे, कमेंट करना ना भूलें। चलिए बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे का कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर पहला, उन सभी का सही है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला, यानी महात्मा गांधी। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 63 नंबर का। तो ध्यान रखेंगे पूना समझौता का उद्देश्य क्या था?
अगला प्रश्न है 63वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर पहला में हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा में है दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, 3 में है राजाओं का विशेषाधिकार, 4 में है द्वैध शासन पर विचार। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। 63 नंबर का प्रश्न है जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 64वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। बारदोली आंदोलन 1928 का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर पहला में सरदार पटेल, दूसरा में महात्मा गांधी, तीसरा में विठल भाई जी पटेल, चौथा में महादेव देसाई। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, देखते हैं किन किन का प्रश्न का आंसर सही आ रहा है। जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न है 61 नंबर का, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न। 65 नंबर का प्रश्न है जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान से सुनेंगे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर पहला में है सिंधु कान्हू, दूसरा में है भैरव चांद, तीसरा में ए और दो दोनों, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, कम समय में कमेंट करें। तो इस तरह से मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी सिंधु कान्हू। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 66 नंबर का होगा, तो ध्यान से सुने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही सुंदर प्रश्न 66 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन है या कौन थी? चलिए ऑप्शन नंबर पहला में है एनी बेसेंट, दूसरा में सुचिता कृपलानी, तीसरा में राजकुमार अमृता कौर, चौथा में है एनी बेसेंट। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। चलिए मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यानी एनी बेसेंट होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 67 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन था? देखिए पहला ऑप्शन में है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा में है बदरुद्दीन तैयब, तीसरा में है सर सैयद अहमद खान, चौथा में अब्दुल कलाम आज़ाद। तो जल्दी से कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें, आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। चलिए इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बदरुद्दीन तैयब। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 68 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे कि मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। और किस जगह का बात कर रहा है आपसे पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन में तेलंगाना, दूसरा में है मालाबार तट, तीसरा में मराठवाड़ा और चौथा में विदर्भ। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करें। जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी लाइक करें, शेयर करें और कम से कम समय में क्वेश्चन का कमेंट करें। तो चलिए इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी मालाबार तट होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न, किसने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? पहले ऑप्शन में है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा में है महात्मा गांधी, तीसरा में बाल गंगाधर तिलक, चौथा में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे।
चलिए मैं बता दूं, जल्दी से कमेंट कर, फटाफट कमेंट करें, 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा। चलिए इस तरह से मैं बता दूं, आपका समय समाप्त हुआ और इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा जो है सो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो ध्यान रहे। अगला प्रश्न 70 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। बंगाल का विभाजन हुआ था, बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन में 15 अगस्त 1905, दूसरा में 15 सितंबर 1905, तीसरा में 16 अक्टूबर 1905, चौथा में 15 नवंबर 1905। जल्दी से कमेंट करें। चलिए फटाफट कमेंट करें, जल्दी से कम समय में कमेंट करें। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 16 अक्टूबर 1905, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न 71 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। गद्दार पार्टी का स्थापना हुई थी, गद्दार पार्टी का स्थापना कितने ईस्वी में हुई थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन में है 1913 ईस्वी में, दूसरा में 1907 में, तीसरा में 1917 में और चौथा में 1920 में। तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 1913। तो ध्यान रखेंगे कि गद्दार पार्टी का स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 72 नंबर का। गद्दार पार्टी का नेता कौन था, बहुत ही अच्छा प्रश्न। मैंने अभी भी आपको आंसर बता दिया था, तो जल्दी से कमेंट करें। आप लोग बिना देखे हुए कमेंट करें फास्ट में। पहला ऑप्शन में भगत सिंह, दूसरा में लाला हरदयाल, तीसरा में बाल गंगाधर तिलक, चौथा में बी.डी. सावरकर। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। बहुत ही सुंदर जवाब। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी लाला हरदयाल। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 73 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, यानी किस जेल में कैद किया गया था या कहाँ पे कैद किया गया था, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। पहला ऑप्शन में है यरबदा जेल में, दूसरा में नैनी जेल में, तीसरा में अहमदनगर के किले में, चौथा ऑप्शन है आगा खां पैलेस में। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी आगा खां पैलेस, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न होगा 74 नंबर से, तो ध्यान रखेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए 74 नंबर का प्रश्न। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर पहला में लक्ष्मीबाई, दूसरा में तात्या टोपे, तीसरा में वीर कुंवर सिंह, चौथा में है नाना साहेब। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। 74 नंबर का प्रश्न जो कि आपके समक्ष है, काफ़ी अच्छा प्रश्नों का ये श्रृंखला। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर आपको चौथा। तो ध्यान रखेंगे कि कानपुर में जो है सो विद्रोहियों का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 75 नंबर का। बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 75 नंबर का। तो पहला ऑप्शन में है लक्ष्मीबाई, दूसरा में तात्या टोपे, तीसरा में वीर कुंवर सिंह और चौथा में नाना साहेब। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी वीर कुंवर सिंह। 75 का जो है आपको इस प्रश्न का सही आंसर होगा तीसरा यानी वीर कुंवर सिंह, जो कि काफी अच्छा प्रश्न था। तो ध्यान रखेंगे कि बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है सो वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न होगा 76 नंबर का। झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था।
तो ये तो सभी को याद होना चाहिए, झांसी में। पहला ऑप्शन में है लक्ष्मीबाई, दूसरा में तात्या टोपे, तीसरा में वीर कुंवर सिंह, चौथा में नाना साहब। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत आदमी का आ रहा है आंसर ऑप्शन नंबर पहला। तो याद रखें कि सही बात है कि झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई, यानी इसीलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। तो याद रखेंगे 76 का पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 77 नंबर का, अवध में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? अवध में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? पहला में है लक्ष्मीबाई, दूसरा में तात्या टोपे, तीसरा में बेगम हजरत महल, चौथा में कुंवर सिंह। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। चलिए, इस तरह से आपका समझ प्राप्त हो। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी बेगम हजरत महल होगा। अगला प्रश्न 78 नंबर का, 1857 ईस्वी में विद्रोह के विफल होने का कारण सर्वप्रथम क्या था? तो ध्यान से सुने। पहला ऑप्शन है साधनों की कमी, दूसरा में है नेताओं में संगठन एवं एकता का अभाव, तीसरा में है जनता का सहयोग नहीं, चौथा में है सभी राजाओं का सहयोग नहीं। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। चलिए, इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी नेताओं में संगठन और एकता का अभाव। उसी के कारण जो है 1857 ईस्वी का विद्रोह विफल हो गया। अगला प्रश्न 79, 1857 ईस्वी का विद्रोह किस प्रकार का था? पहला में है सामंती विद्रोह, दूसरा में राजाओं का विद्रोह, तीसरा में सामूहिक विद्रोह, चौथा में है धार्मिक विद्रोह। तो जल्दी से प्रश्न का कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत ही सुंदर जवाब। जो भी इस प्रश्न का ऑप्शन सही तीसरा माना है उन सभी का आंसर सही है, यानी 1857 ईस्वी का विद्रोह का जो था वो था सामूहिक प्रयास, सभी के द्वारा प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न 80 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। विद्रोह के बाद विद्रोही कैसा व्यवस्था चाहते थे? बहुत ही सुंदर प्रश्न। ऑप्शन नंबर पहला में है प्रजातंत्र, दूसरा में है गणतंत्र, तीसरा में है सामंतवादी, चौथा में मुगलों के राज की पुनर्स्थापना। जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए, फटाफट कमेंट करें, कम समय में कमेंट करें। तो इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर चौथा यानी मुगलों के राज्य की पुनर्स्थापना। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 81 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? तो पहला ऑप्शन में है 1856 में, दूसरा में 1857 में, तीसरा में 1858 में, चौथा में है 1859 ईस्वी में। चलिए, जल्दी से कमेंट करें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 1858। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 82 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। ब्रिटिश संसद का शासन भारत पर कब से प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन में 1858 ईस्वी, दूसरा में 1857 ईस्वी, तीसरा में 1860, चौथा में 1990। जल्दी से कमेंट करेंगे। आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा, शेष और 18 प्रश्न है, तो ध्यान से बने रहें, अंतिम तक देखें। चलिए, इस ऑप्शन मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 1858। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न
83 नंबर का, भारत का पहला वायसराय कौन था? जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी को याद होगा। पहला ऑप्शन में है बेंटिंग, दूसरा में डलहौजी, तीसरा में कैनिंग, चौथा में डफरिन। तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कैनिंग। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सर्विस अधिनियम कब बनाया गया? पहला ऑप्शन में है 1857, दूसरा है 1861, तीसरा है 1856, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए अब मैं बता दूं कि आपका समय समाप्त हुआ और इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 1861 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विस अधिनियम बनाया गया। अगला प्रश्न 85 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। भारत में रेल सेवा का प्रारंभ कितना में हुआ था? अगला प्रश्न है, भारत में रेल सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1753, 1857, 1900, 1853। जल्दी से कमेंट करेंगे। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 1853। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 86 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। सती प्रथा को किसने समाप्त किया? पहला ऑप्शन में है विलियम बेंटिंग, दूसरा में डलहौजी, तीसरा में कैनिंग, चौथा में डफरिन। तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी विलियम बेंटिंग। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न, दास प्रथा का अंत कब हुआ? दास प्रथा का अंत कब हुआ? पहला ऑप्शन में 1863, दूसरा में 1889, तीसरा में 1843, चौथा में 1789। जल्दी से कमेंट करेंगे। दास प्रथा का अंत कब हुआ? चलिए इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 1843। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 88 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। भारत में नील और चाय उद्योग पर किनका नियंत्रण था? पहला ऑप्शन में है सरकार का, दूसरा में है भारत के उद्योगपतियों का, अगला में है ब्रिटेन के पूंजीपतियों का, चौथा में है जर्मनी का। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। फटाफट कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ब्रिटेन का। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 89 नंबर, तो ध्यान से सुनेंगे। 89 नंबर का प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन में है 1901 में, दूसरा में 1902 में, तीसरा में 1903 में, चौथा में 1907 में। जल्दी से कमेंट करें। चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न 90 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय ने किया? ध्यान से सुनेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय ने किया? पहला में है रिपन, दूसरा में है डलहौजी, तीसरा में है कैनिंग, चौथा में कर्जन। जल्दी से कमेंट करेंगे। फास्ट में कमेंट करेंगे, फास्ट में, काफ़ी फास्ट। फटाफट कमेंट करें। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर पहला, यानी लॉर्ड रिपन। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 91 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। विलियम बेंटिंग कैसा शासक था? पहला में है उदारवादी, दूसरा में निरंकुश, तीसरा में दुष्ट, चौथा में परंपरावादी। जल्दी से कमेंट करेंगे।
फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी उदारवादी। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, सुएज नहर के बन जाने से क्या हुआ? पहला ऑप्शन में है ब्रिटेन और अमेरिका निकट आ गया, दूसरा में ब्रिटेन से भारत दूर घट गई, तीसरा में इंग्लैंड और फ्रांस से निकट आ गया, चौथा में भारत ऑस्ट्रेलिया निकट आ गया। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किसान भूमि में सुधार क्यों नहीं कर सकता है? पहला ऑप्शन में है पूंजी की कमी, किसान मूर्ख थे, किसान बेकार थे, किसानों की इच्छा नहीं थी। जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर पहला, यानी किसान के पास पूंजी की कमी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 94 नंबर का, भारत के किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन में है महाराष्ट्र, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा में उत्तर प्रदेश, तीसरा में मध्य प्रदेश, चौथा में गुजरात। तो जल्दी से कमेंट करें। फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन में महाराष्ट्र, दूसरा में उत्तर प्रदेश, तीसरा में मध्य प्रदेश, चौथा में है गुजरात। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका होगा, ध्यान रखेंगे, इसका होगा आपको आप लोग जो है इस प्रश्न का आंसर देंगे। इन प्रश्नों का आंसर मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुर्गियों की खतरनाक बीमारी होती है, यानी मुर्गियों में कौन सी ऐसी खतरनाक बीमारी है जो होती है? पहला ऑप्शन में रानीखेत, दूसरा में चेचक, तीसरा में फ्लोरम, तीसरा में कॉक्सीडियोसिस। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए मैं बता दूं, जल्दी से फास्ट में करें, समय कम है, ज़्यादा समय नहीं लेना है। बहुत ही बढ़िया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन में पहला, यानी रानीखेत। अगला प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन में खनिज तेल से, दूसरा में खाद्यान्न उद्यान से, तीसरा में झींगा उत्पादन से, चौथा में मत्स्य उत्पादन से। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। काफ़ी अच्छा प्रश्नों का ये संग्रह आपको देखने को मिल रहा है, अंत तक देखेंगे। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर चौथा, यानी मत्स्य उत्पादन। तो ध्यान रखेंगे, नीली क्रांति जो है सो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, शंख किससे बनता है? पहला में सीपी से, दूसरा में पिंकटेडा से, तीसरा में टर्बोनेला से, चौथा में घोंघा से। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। कल भी इस प्रश्न को मैंने बताया था लाइव क्लास के माध्यम से, तो आप लोग इस प्रश्न का भी कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करें। शंख किससे बनता है? जल्दी से कमेंट करें, मैं आपको समय देता हूं। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। शंख किससे बनता है? जल्दी से करें। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी इस प्रश्न का आंसर लगाया है पिंकटेडा उन सभी का सही है। वैसे देख लेना, इस प्रश्न का आंसर होगा, लगता है टर्बोनेला होगा। अगला प्रश्न 98 नंबर का, भारत में सर्वाधिक भेड़ किस राज्य में पाया जाता है? आपको ये 98 नंबर का क्वेश्चन, इसके बाद हो गया 99 नंबर का क्वेश्चन,
99 और लास्ट 100 नंबर का क्वेश्चन। ये 3 प्रश्न आपको होमवर्क में दिया गया है, ध्यान रखें। इस प्रश्नों का आपको जो है सो कमेंट करना है। मैं आपको समय दे देता हूँ, यानी 98 नंबर, 99 नंबर और 100 नंबर, 3 प्रश्न जो है सो होमवर्क में दिया हूँ। इसका कमेंट करें आप लोग, ठीक है। चलिए मैं आपको कमेंट करने का भी समय दे रहा हूँ, 2 मिनट का समय देता हूँ 3 प्रश्नों को बनाने के लिए। जल्दी से कमेंट करेंगे। सभी को गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल, लव यू, गुड नाइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। शुभ संध्या, शुभ संध्या सभी को, सभी को। चलिए जल्दी करें, फटाफट करें, समय बहुत हो चुका है। अब इसी के साथ हम लोग अगले दिन प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे मिलेंगे इसी लाइव क्लास में। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।